गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है आर्च। तो आर्च क्या होता है? सबसे पहले हम आर्च का डेफिनेशन लिख लेते हैं। आ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ अ कर्व टॉप ऑन टू सपोर्ट दैट होल्ड द वेट ऑफ समथिंग अबव इट। मतलब क्या है? कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि क्या है, एक कर्व शेप में रहता है और दो सपोर्ट से क्या होता है, सपोर्टेड होता है और लोड को क्या करता है, कैरी करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? आर्च बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ डायग्राम में बताया हुआ है, ये दो सपोर्ट हैं ए और बी, जो कि कैसे हैं, हिंज है। यहाँ पर मैंने ये कर्व मेंबर बनाया जो कि कहलाता है आर्च कहलाता है। ये इस लोड को कैरी करता है और ट्रांसफ़र किस में करता है, सपोर्ट्स में करता है। दोनों सपोर्ट्स के बीच का डिस्टेंस होता है, इसे हम बोलते हैं स्पान। और इसका जो सेंटर वाला पोर्शन होता है आर्च का, जो सबसे ऊपर अपेक्स होता है, उसे क्या बोला जाता है, क्राउन बोला जाता है। और इसका सपोर्ट से जो डिस्टेंस होता है इसे हम बोलते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस को हम बोलते हैं राइज, जिसे किससे डिनोट किया जाता है, एच या वाई। एच से या तो वाई से डिनोट किया जाता है। इसके बाद हमारा आता है द सपोर्ट मस्ट effectively arrest displacement in the vertical and horizontal direction, only then there will be arch action। हमारा मतलब जो सपोर्ट है, ये दोनों कैसा, इतना कैपेबल होना चाहिए कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आने वाला है इसको रजिस्ट कर सके, इसको अरेस्ट कर सके। इसमें इतना कैपेबिलिटी होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, तभी यहाँ पर आर्च एक्शन आ सकता है। इसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ आर्च। टाइप्स ऑफ आर्च की बात करता हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू हिंज। टाइप्स ऑफ आर्च कैसा लिया ये हमने, अकॉर्डिंग टू हिंज। हिंज मतलब पिन जॉइंटेड। सबसे पहला आता है थ्री हिंज आर्च, टू हिंज आर्च, सिंगल हिंज आर्च एंड फिक्स आर्च। थ्री हिंज आर्च क्या होता है? जब हमारा जो आर्च है उसके क्या है, दोनों ही एंड जहाँ तो सपोर्टेड है वो कैसे हो, पिन जॉइंटेड हो, और साथ में एक जो सेंटर क्राउन पोर्शन है वहाँ पर भी हिंज दिया हुआ है। तो इस टाइप की आर्च को क्या बोला जाता है, थ्री हिंज आर्च बोला जाता है। इसी की जगह जब क्या होता है, जो दोनों सपोर्ट हैं ए और बी, वहाँ बस पे अगर हिंज प्रोवाइड किया जाए, सेंटर पे हिंज ना प्रोवाइड किया जाए, तो इस तरीके की आर्च को हम क्या बोलते हैं, टू हिंज आर्च बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारा सिंगल हिंज आर्च। सिंगल हिंज आर्च क्या होता है? जब हमारे दोनों ही सपोर्ट पे हिंज प्रोवाइड हमने नहीं किया है, वो कैसे हैं, दोनों ही सपोर्ट हमारे फिक्स हैं, सेंटर पे बस हमने एक हिंज प्रोवाइड किया है, तो इस टाइप के आर्च को हम क्या बोलते हैं, सिंगल हिंज आर्च। लास्ट वन क्या होता है, फिक्स आर्च होता है। फिक्स आर्च कैसा होता है? जब दोनों ही सपोर्ट्स हमारे कैसे हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं और हमने कहीं पर कोई भी हिंज प्रोवाइड नहीं किया है, इस टाइप का आर्च हमारा क्या होता है, फिक्स आर्च होता है। इन चारों आर्च में बात करूं मैं, तो सिर्फ हमारा जो थ्री हिंज आर्च होता है यही बस कैसा होता है, डिटर्मिनेट होता है। बाकी सारे के सारे जो आर्च होते हैं वो इनडिटर्मिनेट होते हैं। डिटर्मिनेट का सीधा सा क्या होता है कि जब भी हमारा क्या है, जितने भी इसमें अननोन रिएक्शंस हैं, अगर वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं बेसिक इक्वेशन के थ्रू, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम देखते हैं अननोन रिएक्शन कौन कौन सी आएंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं सपोर्ट को ए बोलता हूँ, इस सपोर्ट को बी बोलता हूँ, तो यहाँ से रिएक्शन आएगी आर ए वर्टिकल रिएक्शन, यहाँ से रिएक्शन आएगी आर बी, यहाँ से रिएक्शन आएगी एच ए, और यहाँ से रिएक्शन आएगी एच बी। तो यहाँ से मैं देखता हूँ नंबर्स ऑफ अननोन कितने आ रहे हैं, चार आ रहे हैं, फोर अननोन्स हैं। फोर अननोन्स हैं, मैं इसकी बेसिक इक्वेशन देखता हूँ, तो बेसिक इक्वेशन से हमारे अगर चार अननोन फाइंड आउट हो जाते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन में देखता हूँ कि कौन कौन सी इक्वेशन बनेगी। सबसे पहले तो हमारा क्या है, ए पर हिंज है, तो सम ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट ए कैसा होगा, जीरो होगा। सिमिलरली बी पॉइंट पे भी कैसा दिया हुआ है, हिंज दिया हुआ है, तो सम ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट बी कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। थर्ड इक्वेशन हमें पता है, अगर ये स्टैटिक में है तो सम ऑफ ऑल द वर्टिकल इक्वेशन, सॉरी सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्स कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। फोर्थ हमारे पास में क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी हॉरिजॉन्टल फोर्स विल बी जीरो। और यहाँ पर क्या है, ये दोनों सेम लेवल पे हैं, तो एच फाइंड आउट करने के लिए हमें एक और हिंज दिया हुआ है, कहाँ पर, क्राउन पे दिया हुआ है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, सिर्फ क्राउन में भी हिंज है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, मोमेंट का समेशन क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो हमारे पास में यहाँ पर पांच इक्वेशंस हैं और यहाँ पर अननोन कितने हैं, चार ही आ रहे हैं, तो यहाँ से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे इक्वेशन तो चार बनेंगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्राउन में यहाँ सेंटर पोर्शन पे क्या है, आपको हिंज नहीं दिया हुआ है टू हिंज पैराबोलिक आर्च में, तो यहाँ से एच जो फाइंड आउट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके लिए फिर हमें क्या है, एक इक्वेशन दी है उसका यूज़ करना पड़ता है, तब जाके हम एच कैलकुलेट कर पाते हैं।
तो ये तो है, तो इसको हम बोलते हैं कि जो हमारा 3 हिंज आर्च है यही बस कैसा है, एक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। अगर कभी आपको बाइवा में क्वेश्चन पूछा जाए तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर इन चारों में से कौन सा होता है, तो कौन सा है, तो 3 हिंज पैराबोलिक 3 हिंज आर्च है वही बस कैसी होती है, डिटर्मिनेट होती है, रेस्ट ऑफ कैसी हैं, इनडिटर्मिनेट हैं। इन्हीं के बाद हमारा क्या आता है, आर्च का क्लासिफिकेशन आ जाए अकॉर्डिंग टू शेप। अकॉर्डिंग टू शेप में आ जाएगा, जैसे 3 हिंज आर्च है ये पैराबोलिक शेप की भी हो सकती है और सर्कुलर शेप की भी हो सकती है। इसी तरीके से 2 हिंज आर्च है ये भी हो सकती है पैराबोलिक और सर्कुलर, दोनों ही शेप की हो सकती है। तो हम इसको अकॉर्डिंग टू हिंज भी क्लासीफाइड कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू शेप भी क्लासीफाइड कर सकते हैं। नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको अभी आरजीपीवी में, तो यहाँ पर 3 हिंज आर्च और 2 हिंज आर्च ज़्यादातर पूछी जाती है जो आपके सिलेबस में है। ये दो सिंगल हिंज आर्च और फिक्स आर्च आपके सिलेबस में नहीं है। मैं 3 हिंज आर्च में बात करता हूँ, 3 हिंज पैराबोलिक आर्च और 2 हिंज पैराबोलिक आर्च के क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना होती है एज़ कम्पेयर टू अदर टू। तो इनकी न्यूमेरिकल भी हम बाद में सॉल्व करेंगे, आज हमारा सिर्फ इसमें बेसिक रहने वाला है आज की वीडियो में। इसके बाद मैं बात करता हूँ नंबर्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन आर्च। कितने टाइप के फोर्स आर्च में एक्ट करते हैं, तो सबसे पहला होता है थ्रस्ट, दूसरा होता है शेयर फोर्स, थर्ड वन होता है बेंडिंग मोमेंट। तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ कि किस तरीके से इनको क्लासीफाइड किया गया है। अगर मैंने यहाँ से एक आर्च लिया है, ये यहाँ से मैंने एंड से इसको सपोर्टेड कर दिया है, यहाँ पर कोई एक फोर्स लगा हुआ है, ये कैसा फोर्स है, यहाँ पर वर्टिकल है। अगर मैं इसको देखता हूँ, सेक्शन बनाता हूँ मैं, आर्च से कुछ ना कुछ क्या होगा, थिकनेस होगा। इसका मैंने यहाँ पर सेक्शन बना दिया, यहाँ पर ये एंड से क्या हो गया, यहाँ पर ये सपोर्टेड हो गया इस तरीके से, ये हमने हिंज बना के यहाँ से इसको सपोर्टेड कर दिया है। अब जो पॉइंट यहाँ पर फोर्स एक्ट कर रहा था वो पॉइंट फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहा है। हमने बताया है कभी भी सेक्शन जो डिज़ाइन होता है वो किसके लिए होता है, नॉर्मल फोर्स के लिए होता है या तो शेयर फोर्स के लिए होता है। तो देखिए ये क्या है, एक एंगल पे, एक इंक्लिनेशन पे क्या है, सरफेस से कैसा है, इंक्लाइंड है। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो जो कि इसमें कैसा एक्ट करेगा, नॉर्मल एक्ट करेगा, दूसरा कैसा एक्ट करेगा, इसमें टेंजेंशियल एक्ट करेगा। तो जो ये नॉर्मल फोर्स है और ये टेंजेंशियल फोर्स है, तो जो नॉर्मल फोर्स रहता है इसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं, और जो शेयर फोर्स होता है वही क्या होता है, यहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स होता है। अब सिंस फोर्स क्या है, किसी डिस्टेंस पर लग रहे हैं, यहाँ से कोई डिस्टेंस पर एक्ट करेंगे तो इसी कारण क्या आएगा, यहाँ पर मोमेंट आएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड जो फोर्स एक्ट करेगा उसे हम बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट। मैं एक और बार इसको बता देता हूँ, क्योंकि जो ये फोर्स है ये क्या है, इस सरफेस पे क्या लगा, वर्टिकल नहीं, इस सरफेस पे कैसा है कि ये इंक्लिनेशन पे है। जब मैं इसकी सरफेस से इसको क्या है, इंक्लिनेशन पे लग रहा है, तो इसे हमेशा दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो कैसा बनेगा, नॉर्मल बनेगा, दूसरा टेंजेंशियल बनेगा। तो जो नॉर्मल कंपोनेंट है उसी को मैं क्या बोलता हूँ, थ्रस्ट बोलता हूँ, और जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है उसको क्या बोलते हैं, शेयर फोर्स बोलते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पर। इसके बाद हमारा आता है कंपैरिजन बिटवीन आर्च एंड बीम। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले हम, बीम ट्रांसफर द अप्लाई लोड टू द सपोर्ट बाय बेंडिंग एंड शेयर एक्शन, while the आर्च ट्रांसफर द लोड थ्रस्ट शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एक्शन। हमने पहले पढ़ा है, सोम में पढ़ा है, बेसिक सिविल मैकेनिक्स में पढ़ा है कि जो बीम लोड अपने ट्रांसफ़र करती है वो किसके थ्रू करती है, तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट से करती है। मैंने अभी आर्च में बताया, आर्च में क्या होते हैं, तीन फोर्स आते हैं, थ्रस्ट आता है, शेयर फोर्स आता है एंड बेंडिंग मूवमेंट आता है। तो फर्स्ट कंपैरिजन तो ये हो गया कि बीम में क्या आता है, सिर्फ शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट आता है, जबकि इसमें क्या होता है, एक एडिशनली फोर्स होता है आर्च में, जिसे हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। दूसरा कंपैरिजन आता है, इन द बीम आइदर वन और टू पॉइंट एट अ पर्टिकुलर सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस। सिंपल सा है, अगर मैं इसको डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहूँ, जैसे मैं बीम बनाता हूँ कोई सा भी एक, मैंने एक सिंपली सपोर्टेड बीम लिया जो दोनों एंड से क्या है, सिंपली सपोर्टेड है। अगर इसमें मैं क्या बनाता हूँ, मैंने पूरे में क्या लगा दिया, यूडीएल लगा लिया डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर का, जिसका स्पान कितना ले लिया मैंने, एल ले लिया। तो इसका शेयर फोर्स डायग्राम आप लोगों ने पहले बनाया होगा, इसका शेयर फोर्स डायग्राम किस तरीके से आया होगा, इस तरीके से, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरीके से आया होगा, यहाँ पर क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्स है, तो यहाँ पर क्या रहने वाला है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम रहने वाला है। और शेयर फोर्स कहाँ पर मैक्सिमम रहेगा, इसके सपोर्ट पे, एंड पर मैक्सिमम रहेगा। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जैसे किसी ने बताया किसी एक या दो पॉइंट पे क्या होता है, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो जब शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर मैक्सिमम है तो स्ट्रेस ही मैक्सिमम कहाँ पर है,
जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, वहीं पर क्या होगा, स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। अब क्या होता है, जब यहाँ पर स्ट्रेस मैक्सिमम है तो यहाँ के लिए हम जो सेक्शन डिज़ाइन करेंगे, यही बस क्या होगा, सेक्शन तो पूरे में फुली एक जैसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सेक्शन लेने वाले हैं पूरी बीम में। मतलब जो यहाँ पर सपोर्ट है, तो ये जितना डेप्थ यहाँ पर रहने वाला है पूरे में रहने वाला है। तो हम क्या देखते हैं, सेंटर वाला जो पोर्शन है ये बस क्या कर रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेस ले रहा है, तो ये फुली स्ट्रेस्ड हो गया। बाकी में स्ट्रेस क्या है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो ये क्या है, फुली स्ट्रेस्ड नहीं हो पाते हैं। मोस्ट ऑफ दी पोर्शन जो इसका रहता है वो कैसा रहेगा, अंडर स्ट्रेस रहेगा, और कह सकते हैं हम कि कैसा, पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाया है। वहीं इसी की जगह पर मैं देखता हूँ कि इसमें आर्च में देखता हूँ, while because of the curved nature of the arch any section in the arch subjected to the normal thrust, जैसे कि मैं बताया था कि किसी भी सेक्शन पे हम देखते हैं, अगर आर्च में हम जाते हैं तो किसी भी सेक्शन आप कहीं पर भी लेंगे तो वहाँ पर 3 फोर्स तो एक्ट करने ही वाले हैं। नॉर्मल थ्रस्ट करेगा, रेडियल शेयर मतलब शेयर फोर्स करेगा, और थर्ड वन क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट होता है। सिंस जो हमारा आर्च होता है, इसी का मैं आर्च लेता हूँ सेम इसके लिए, तो ये आर्च कैसा होगा, इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर हमने क्या बनाया, हिंज बनाया, यहाँ पर भी कैसा है, ये हिंज है। सेम टाइप का जब ये यूडीएल कैरी करता है, तो इसके लिए जब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं तो बेसिक तो इसका ये होगा। जब मैं इसके लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा तो ये इस तरीके से होता है, यहाँ पर जीरो होने वाला है, और यहाँ पर किस तरीके से जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। बेंडिंग स्ट्रेस इसमें बहुत ही कम होती है एज़ कम्पेयर टू बीम। आर्च में बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम क्या आता है आपका, कंप्रेशन फोर्स आने वाला है, एक्सियल कंप्रेशन आता है। एक्सियल कंप्रेशन कैसा होता है, जैसे यहाँ पर थ्रस्ट, एक्सियल कंप्रेशन किसकी वजह से आता है, मैं बताया था थ्रस्ट की वजह से आता है। जैसे एक्सियल कंप्रेशन ये कंपोनेंट जो था इसका नॉर्मल वाला, ये क्या रहने वाला है, पूरा जो आर्च है, पूरे आर्च में क्या रहता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हर एक पार्टिकल में इक्वली होता है। उसके कारण क्या होगा, एक सी स्ट्रेस आएगी, एक सी स्ट्रेस आएगी तो इसका एवरी सेक्शन कैसा होगा, यूटिलाइज्ड होगा। जब सेक्शन यूटिलाइज्ड होगा तो इससे क्या होगा, पूरा जो सेक्शन यूटिलाइज होने वाला है, सेम स्ट्रेस आने वाला है, तो हमें क्या लगता है, लेस क्रॉस सेक्शन रिक्वायर्ड होता है। इससे हमारा क्या होता है, ये इकोनॉमिकल होता है। तो यही हमारा इसमें दिया हुआ है। while because of the while because of the curved nature of the arch any section in the arch subjected to the normal thrust, radial shear and bending moment. However, the bending moment is considerably less compared to a beam of the same span. इसमें मैंने अभी बताया आपको एग्जांपल, इसमें बताया था मैंने कि बेंडिंग स्ट्रेस क्या रहने वाली है, सेम बीम के कंपैरिजन में क्या रहने वाली है, लेस रहने वाली है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, Thus, load get transferred partially by axial compression or partially by flexure. In axial compression, each and every particle of the cross section of the structure is subjected to equally stressed. मैंने ही बताया था पूरे में क्या रहने वाला है, कंप्रेशन फोर्स बराबर रहता है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस ही बराबर रहने वाली है, तो हर एक पार्टिकल कैसा हो जाता है, इक्वली स्ट्रेस्ड हो जाता है। हैंस द मटेरियल यूटिलाइज्ड फुली। तो क्या होता है, इस ऊपर के रीजन जो मैंने अभी बताया, इस रीजन की वजह से क्या होता है कि जो हमारा आर्च में होता है स्मॉलर सेक्शन रिक्वायर्ड होता है एज कंपेयर टू दी बीम ऑफ दी सेम स्पान। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो जहाँ पर ज़्यादा स्पान रहने वाला है, ज़्यादा स्ट्रेस आने वाला है, वहाँ पर हम क्या प्रोवाइड करते हैं, आर्च प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आर्च क्या है, आर्च कुछ नहीं है, बस क्या है, एक मान के हम बोल सकते हैं कि एक कर्व्ड बीम है। कर्व्ड बीम होने के कारण क्या आता है, उसमें एक थ्रस्ट और बढ़ जाता है। थ्रस्ट होने के कारण क्या होता है, हमारा पूरा बीम फुली स्ट्रेस्ड हो जाता है। फुली स्ट्रेस्ड होने के कारण क्या होता है, वो फुली जिसको जो मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं फुली यूटिलाइज्ड होगा, उसके कारण क्या होता है, वो इकोनॉमिकल हो जाता है। तो ये इसका बेसिक है। बेसिक के बाद इसमें हम क्या है, इसकी न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल में स्टार्ट करूँगा, इसका नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा मेरा वो रहेगा 3 हिंज पैराबोलिक आर्च पर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।